देखिए ऐसा है कि जब दो लोग एक साथ काम करते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी लीड दे रहे हैं, भैया पैसा कमाए हैं, हम बलिया कहें वो ठीक है, वो संबंध अलग है। लेकिन अगर हम लीड जनरेट करते और भैया एक भी ना बेच पाए होते तो वो तो मैं संबंध, बता रहा हूँ इतना मुस्कुरा के बात नहीं करते ना संबंध अपनी जगह पे है और 8-9 महीने से मैं पैसे थोड़ी खर्च कर रहा था, फिर क्यों फिर वो सी सारी चीजें। भैया मुस्कुराते अलग बात है, लेकिन जब आदमी कोई इनफैक्ट मुझे तो अफसोस होता है कि हम लेट टकराए, थोड़ा लेट मिले। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमितेश पांडे, जो कि पिछले 15 साल से नोएडा रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नोएडा एक्सटेंशन में अरिहंत और एपेक्स जैसे डेवलपर्स के बढ़िया प्रोडक्ट्स बेचने में से शुरू की और करीब करीब 500 से ज्यादा यूनिट इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बेचे। फिर समय के साथ इनको एहसास हुआ कि असली अप्रिसिएशन इनके इन्वेस्टर्स को यमुना एक्सप्रेसवे पर मिलेगा, और इस लिहाज को देखते हुए अभी इन्होंने पूरा फोकस यमुना एक्सप्रेसवे पर कर दिया है। आज इस वार्तालाप में, एक छोटी सी वार्तालाप में, हम लोग पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आमतौर पे लोगों को जवाब नहीं दिए जाते। यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत हाइप है, आए दिन नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, एस से लेकर एटीएस तक, और तमाम और बड़े डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। उसकी सबसे पहला सवाल कि सर एयरपोर्ट कब से शुरू होगा? एयरपोर्ट करीब करीब 1 साल के आसपास और ऑपरेशनल होने में लग जाएगा। अभी करीब ऐसा बताया जा रहा था कि 2025 में हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा। आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है? डिले कुछ टेक्निकल चीजें भी होती हैं, जो कि वो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी स्टाफ हैं, आप जब अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, क्या टाइमलाइन देते हैं? नहीं, आज एयरपोर्ट शुरू भी हो जाएगा। बाकी चीजें अगर इंफ्रा आसपास का नहीं जब तक डेवलप होगा तो कोई एयरपोर्ट शुरू करके कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला भी नहीं है, ना इन्वेस्टर्स को, ना प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तब चीजें और तेजी से डेवलप होंगी। तो ये ऐसा फिक्स डेडलाइन नहीं है कि कब से स्टार्ट होगा? नहीं, 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा किसी भी। हाँ, ये बिल्कुल हो जाएगा। सारी चीजें तमाम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जी, और सारे रेजिडेंशियल हाई एंड 8,000 से लेकर 10,000 तक का रेट है। तमाम नए नाम है। ऐसे में इतने सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का क्या एक्सेप्टेंस है, और आने वाले समय में लोगों को क्या अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा अगर वो यमुना पे किसी भी बड़े ब्रांड या छोटे ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रेजिडेंशियल की इतनी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी? इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक्सेप्टेंस की रही बात, तो एक्सेप्टेंस तो ऐसी है कि अभी भी कमी पड़ेगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि जितने आपके अथॉरिटी की तरफ से जितने प्लॉट थे रेजिडेंशियल के, वो ऑलमोस्ट अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, और यमुना पे अभी हालात ये हैं कि बहुत ज्यादा जमीनें हैं नहीं कि अथॉरिटी भी कहीं से एक्वायर करे या अलॉट करे बिल्डरों को, ऐसा कोई लोग बताते हैं कि यमुना पे तो बहुत लैंड है। नहीं, वो कहने की आप हजारों एकड़ में, जैसे फिल्म सिटी को गया कुछ लैंड गया, कुछ टॉय सिटी बन रही है उसको गया, कुछ जापानीज सिटी गया, कुछ कोरियन सिटी चला गया। तो अगर लैंड जा ही रही है वहीं पे सारी चीजें, तो फिर इतनी नहीं है, फिर अलॉटेड। और अच्छी बात क्या है, गौतम बुद्ध नगर के अथॉरिटी के जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो पहले से ही डेडिकेटेड एरिया हर चीज का पहले से डिसाइडेड होता है। इंडस्ट्रियल यहाँ पे, कमर्शियल यहाँ पे, रेजिडेंशियल यहाँ पे, वो सारा सेक्टर्स अलग डिवाइडेड होते हैं। तो अगर हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर हो रहे विकास की तुलना गुड़गांव से करें, तो क्या ये बेटर प्लान सिटी है? बिल्कुल बेटर प्लान सिटी है। गुड़गांव होगी तो घुटने में पानी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, प्लान है यहाँ पे। नहीं, अगर 10-20 मिनट के लिए पानी हो भी रहा तो वो कोई नहीं, ये नहीं है कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए पानी। तो अगर कहीं कुछ होगा तो वो तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, बट चीजें अगर हम गुड़गांव से कंपैरिजन करें, गुड़गांव से मच बेटर होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में 2-4-5 सालों में गुड़गांव को ये बीट करेगा। अगर 5 पॉइंट्स पूछे जाए जी, लॉजिकल पॉइंट्स जी, कि क्या क्या वजह है कि लगता है कि आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव की तर्ज पर विकास होगा, तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं जिनको देखकर आपको कन्विक्शन आता है कि हाँ यार यमुना पे डेवलपमेंट तो होगा? जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, कई बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस के लिए जगह ले लिया, प्लॉट ले लिया, इस तरह कुछ और पॉइंट्स क्या है? देखिए, जैसे आप ही ने शुरुआत में ही बोला कि एशिया का, हाँ बिल्कुल, एशिया का, बिल्कुल एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आपने खुद बोला, आपने स्टार्टिंग जब करी थी, तो एक तो ये सबसे पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा, इंफ्रा अपने आप में, गौतम बुद्ध नगर के इंफ्रा में कहीं भी, अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जितने पहले नोएडा बना, फिर ग्रेटर नोएडा और प्लान बना, अब यमुना उससे भी बेटर प्लान वे में बना हुआ है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो। दूसरा क्या है, अभी यमुना एक्सप्रेसवे का जो आप 8,000, 10,000 जो भी मार्केट अभी कह रहे हैं प्री लॉन्च का है, वो अभी भी अनटच्ड है, क्योंकि जब बाकी सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के रेट सबके सामने हैं, क्या नहीं है, अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे भी रेट आना है, अभी कुछ नहीं है, अभी अच्छे अच्छे ब्रांड और आने हैं अभी। तो जब ब्रांड आ जाएंगे तो रेट अपने आप सारा हाइक हो जाएगा।
और जब अभी तो सब प्री लॉन्च पे हैं, लॉन्च होते होते बनते रेडी टू मूव इन आते आदि चीजें, बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है अगले 2-4-5 सालों में, बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पे। अच्छा। बिल्कुल। तो मतलब यू आर कॉन्फिडेंट कि अगर इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट करते हैं जी तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसमें आपको कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे फिर पूछा, वही सवाल है कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों, जैसे अभी कोई हाल फिलहाल में कोई सेमीकंडक्टर की बिल्कुल चल रही है, उसकी डेवलपमेंट चल रही है। देखिए अब जब तक कंफर्म ना हो जाए चीजें तो फिर न्यूज़पेपर और कटिंग के हिसाब से तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बट जो बहुत सारी चीजें चल रही है, बट जो कंफर्म्ड है, जैसे आपकी फिल्म सिटी बिल्कुल प्लान्ड है, सारी चीजें हो रखी हैं, टॉय सिटी, जापानीज कोरियन सिटी, ये सब चीजें प्लान्ड है ऑलरेडी, जमीन अलॉट हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में चलिए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। हाल फिलहाल में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए, सेल्डेको का नया प्रोजेक्ट आया, जैसे पूर्वांचल का आया था, पूर्वांचल का आया था कुछ दिनों पहले, फिर आपका एस का आया, अभी बर्थडे आया है, वो तो उसे टाउनशिप में है ना, टाउनशिप में इसे तो ये सारे प्रोजेक्ट आसपास है। हाँ, ऑलमोस्ट विद इन 2 से 3 किलोमीटर रेडियस में सारे आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। तो एस, बर्थडे, एल्डिको और कौन सा एटीएस भी है, एस भी है, पूर्वांचल भी है, सारे। हाँ जी। तो इनमें से सबसे अच्छी लोकेशन पे कौन सा है? देखिए लोकेशन वाइज तो हर किसी की अपनी एक अलग लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से अगर जस्टिफाई करेंगे तो फिर बिल्डर का प्रमोशन करने वाली बात होगी, तो वो ना करके आसपास सारे सराउंडिंग सब इंफ्रा पूरा बेटर। 120 मीटर रोड पे आपका एल्डिको है, तो ये हाईवे पे है, अगर इसकी बात करें जाए यमुना हाईवे पे, मेन हाईवे के आसपास हो जाते हैं सर्विस लाइन में, तो सबकी अपनी अपनी यूएसपी है लोकेशन। रोड है जी, ये अभी डेवलप हो रहा है कि पूरा डेवलप्ड है, पूरा डेवलप। इसको क्यों डेवलप किया गया? उस ट्रैफिक को कंट्रोल, ये पूरे यमुना के जितने भी इंटरनल सेक्टर हैं, सबसे बड़ा 120 मीटर वाली लाइन जो ये रोड है, सबको कनेक्ट करते हुए पूरा यार वो बाहर निकलेगा यमुना से। यहाँ से टोल से बच के जाना चाहे तो जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जेवर टोल बहुत आगे है और जेवर टोल से पहले हमारा एयरपोर्ट है, तो टोल तो वैसे ही नहीं है। अगर कोई ग्रेटर नोएडा से ही आ गया, अपना नॉलेज पार्क 3 से ही टोल पे आ गया, उसको कहीं ना कहीं एग्जिट लेना है तो थोड़ा टोल तो उसको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो जो रह रहा है उसको रोज आते वो देखिए लोकल के लोगों का कोई टोल का हिसाब होता नहीं, उनकी अलग। मैंने फ्लैट लेके वहां रहना शुरू कर दिया, बिल्कुल आपका फिर आप अपने दिखाएंगे कि आप यहाँ रह रहे हैं, सारी चीजें हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट होता है, वो एक बार आपको कराना पड़ता है, उसके बाद आपको भी कोई टोल नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होना। पता चला कि हर रोज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए वैसे टोल तो तब है जब आप हाईवे चढ़ रहे हो, हाईवे जितनी रोड आपको 2-2, 3-3 नीचे सर्विस लेन, आपको उतनी ही चौड़ी रोड है, सारी मिल रही है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर सर्विस रोड है, फिर सेक्टर रोड है, तो रोड और इंफ्रा की कमी नहीं है। आपको हाईवे पे जाने की जरूरत नहीं, हाईवे पे तभी जाइए जब आपको आगरा लखनऊ की तरफ मूव करना हो, तो आप जाइए। चढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता हाईवे पे चढ़िए। आज के समय में अगर कोई सेंट्रल नोएडा या एक्सप्रेसवे या दिल्ली में है, तो उसके लिए कितना फीजिबल है जाके वहाँ पे घर लेके सेक्टर 22D में रहना? जो 150 वाले हैं तो वो तो मुश्किल से 20 मिनट के डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, 20 मिनट में। किलोमीटर में अगर मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर होगा तो भी 20 मिनट का ही डिस्टेंस है। अगर आप हाईवे ना भी जाते हो तो भी, नीचे के हाईवे भी जाओगे तो इतना ही टाइम लगेगा, नीचे से भी जाते तो। दिल्ली वालों के लिए भी मुश्किल से 40 से 45 मिनट में आप, मैं अगर दिल्ली में अक्षरधाम से कनेक्ट करूं या कालिंदी कुंज से कनेक्ट करूं, कहीं से भी कनेक्ट करूं, तो 45 से 50 मिनट में आप 22D में हो। जितने नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जी, इनमें आसपास में भी क्या बेसिक इंफ्रा है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीजें आसपास में डेवलप हो गई हैं, मार्केट, एंटरटेनमेंट जोन। मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कि कमर्शियल अलग डेडिकेटेड सबके वो हुए हैं, तो सब पैरेलली चल रहे हैं। अगर वहाँ पे एक आध प्रोजेक्ट ही डिलीवर हुए हैं, जैसे आपके एटीएस एलियोर था, उसमें लोग कुछ ही फैमिली गई होंगी रहने, ठीक है। ओएसिस ग्रैंड स्टैंड जो डेवलप हुआ है, कुछ ही फैमिली गई हुई है रहने। जीवाईसी आपका बोलते हैं गौर यमुना सिटी के नाम से, वो उधर एक अलग ही टाउनशिप है, तो उसमें ही सब कुछ चीजें। तो हॉस्पिटल और वो सारा स्कूलिंग मुश्किल से 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब चीज अवेलेबल है। और जब तक आपको ये जितने भी ब्रांड बिल्डर हैं, ये जब तक डिलीवर करेंगे तब तक मोस्टली चीजें डिलीवर हो जाएंगी। तो आप ही बोल रहे हैं पूरा पैरेलल डेवलप हो रहा है, पैरेलल डेवलप। अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग अभी जैसे एटीएस का आया, एकड़ भी है, एटीएस का स्टेट आया था, है ना, या एटीएस होमक्राफ्ट के प्लॉट्स आए थे, बिल्कुल एसी स्टेट आया था जी। ये 1,30,000 40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रहा है टाउनशिप। बिल्कुल। वही अथॉरिटी की लैंड आपको 60 से 70,000 रुपए, 75-80,000 रुपए स्क्वायर मीटर के रेट पे मिल जाता है। तो एज ए इन्वेस्टर मेरा हमेशा से सवाल रहता है कि एज ए इन्वेस्टर हमको अथॉरिटी के बड़े साइज के प्लॉट लेके छोड़ने चाहिए, या हमको इस टाउनशिप में स्क्वायर यार्ड में रेट लेना चाहिए? क्योंकि देखिए स्क्वायर मीटर 20% बड़ा होता है, राइट, स्क्वायर यार्ड से। तो कंपैरेटिवली आप देखिए, तो एक तो आप उससे आधे रेट पे ले रहे हैं, प्लस 20% एक्स्ट्रा आपको लैंड मिल रही है, तो इसको हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट?
अच्छा एक काम करिए आप, मैं आपको बड़ा सही बोलूंगा, आप ना अथॉरिटी की प्लॉट ले लीजिए, ऐसे ही अगर मिल रहा हो कहीं भी। एक तो आप सबसे बड़ी बात की सबको अथॉरिटी फुलफिल नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर आप कहीं अलॉटमेंट अथॉरिटी की कुछ ड्रॉ निकलता है, बहुत सारे लोग ऐसे बेच रहे हैं ना जिनके अथॉरिटी ड्रॉ निकल चुका है। हाँ ड्रॉ निकल गया है, वो ले रहे हैं अगर, तो अभी डेवलप होने में वैसे ही 5 साल लगने हैं आपको, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को कौन देंगे? दूसरा नहीं, मैं दूसरा बताता हूँ। अगर इन्वेस्टर को क्या होता है, इन्वेस्टर को अपना पैसा आरओआई कितना कौन से उसमें हो रहा है, अगर अथॉरिटी का आप 70,000 में रहोगे तो फ्यूचर में जाके 1.5 होगा। जो आप आज 1.25 वाला या 1.30 वाला कोई प्लॉट ले रहे हो, किसी बिल्डर का ले रहे हो, रेपुटेड बिल्डर का ले रहे हो, वो भी 2.5 पे जाएगा। तो रेशियो तो आपका वही आया। अब वो डिसाइड आपको करना है कि बेटर कनेक्टिव, बेटर उसमें सोसाइटी में जाना है। अथॉरिटी के भी बाद में जब तक होगा 8 साल 10 साल, उसको टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, बिल्कुल टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, एमिनिटीज नहीं होंगी, टाइम टेकिंग है, बट तो वहां भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मेजर इशू आता है सिक्योरिटी का। अगर आप गेटेड की बात, गेटेड में भी ये सब अथॉरिटीज में जो होती हैं चीजें, गेटेड है, क्लब है, स्विमिंग पूल है, पार्क है, सारी चीजें हैं, वो अथॉरिटी। वो देखिए मैंने क्या बोला, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर सिक्योरिटी इन द सेंस थोड़ा गलत हो जाएगा, या इससे होता है कि नहीं, मतलब इसका मतलब सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि आप एक सोसाइटी में हो, अगर आपके बच्चे भी खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, आप उन पे नजर रख पा रहे हो, वैसा तो मतलब नोएडा, ओवरऑल नोएडा ही पूरा सिक्योर्ड है, गौतम बुद्ध नगर ही सिक्योर्ड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे पूरा सिक्योर्ड है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जी हर व्यक्ति, हाँ वैसे पूरा, हाँ वैसे पूरा की बात तो नहीं करेंगे बिल्कुल, लेकिन किसी भी समुदाय से है वो सुरक्षित है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा सिक्योर्ड है, वैसा कुछ नहीं है। बट एक सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, एक कैटेगरी होता है। अब एज जो डेवलप करेगा या बाकी चीजें, वो अथॉरिटी में वो चीज नहीं मिलेगी। मतलब मुझे ये लगता है, और एज का ही बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक बार कोई भी बिल्डर अगर कोई डेवलप करेगा तो। अच्छा बताइए, आज से 10 साल पहले, आज जैसे टाउनशिप डेवलप हो रही है, कोई ऐसे टाउनशिप बताइए जो कि आज से 5-7 साल 10 साल पहले डेवलप हुआ और आज उस पर खूब बढ़िया अप्रिसिएशन हुआ हो, बढ़िया डेवलपमेंट हुआ हो। देखिए अगर इस हिसाब से देखें तो 5 साल पहले तो, आज आपने चाहे कहीं भी नोएडा एक्सटेंशन से उठा लो, अभी कह रहा हूँ 2020 के बाद का कोई भी आप उठा लो और आज के रेट आप उठा लो, मुझे लग रहा है 3 टाइम 4 टाइम सबने अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी। ये तो स्वर्णिम काल था, ठीक है ना। और अभी जो यमुना है, अभी यमुना ऐसा है, मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, यमुना भी ऐसा है, ना करते भी आपको, मतलब बहुत एक रेयर में आरओआई लगाऊं, इस रेट पे भी आज भी एंटर करते हो तो 30% साल का आज से भी अप्रिसिएशन लेके बड़े आराम से इजी आप निकल सकते हो आज भी। हाँ बहुत हायर एंड नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक और सवाल, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तमाम नए अपार्टमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं और ये हो रहा है प्लॉट, जैसे एटीएस होमक्राफ्ट के प्लॉट आए, इसके बर्थडे प्लॉट्स ऐसे आते रहेंगे आने वाले समय में, बिल्कुल है ना। तो अब उनको इन्वेस्टर्स को फ्लैट लेना चाहिए या ये प्लॉट? नहीं है ना, आप सबको कितने प्लॉट आए थे, मैं कहता हूँ 2000 आए होंगे, 3000 आए होंगे, कितने आए होंगे, जो भी आए, लेकिन अगर एक्टिवली कोई चाहेगा तो मिल जाएगा ना, मतलब लॉन्च होते ही अगर जिसने लॉन्च होते हुए ले लिया, अब आज फिर जाएगा, नहीं मिल पाएगा उसको, लॉन्च होते ही ले लिया। लॉन्च होते ही कोई अमितेश जी को फोन कर दे, किस अमितेश जी, मुझे उस आपकी वीडियो में आपने बताया था, मुझे तुरंत चाहिए, बिल्कुल ठीक करा देंगे ना। हाँ कोई बिल्कुल वो नहीं, लिमिटेड हो चाहे ना हो, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, डेफिनेटली ले सकता है। प्लॉट ले या न्यूली लॉन्च अपार्टमेंट, फर्स्ट प्रेफरेंस प्लॉट की रखें, उसके बाद अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर फ्लैट पे आ जाए। आप कोई कहना ये चाह रहे हैं, अगर आपको प्लॉट मिल रहा है तो पहले प्लॉट लीजिए। हाँ, और अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है प्लॉट का तो पहले आप प्लॉट लीजिए, अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो फिर आप ऑब्वियसली फ्लैट पे आ सकते हैं, अपार्टमेंट पे आ सकते हैं। 1.5 करोड़ की रेंज की अच्छी, बिल्कुल 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 ये सिस्टम। अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे फ्री होल्ड प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं जी जी, जो बोलते हैं कि जी मैं तो फ्री होल्ड हूँ, मुझे तो रेला की जरूरत नहीं है, मैं नोटिफाइड एरिया में नहीं हूँ, लोन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि कच्ची कॉलोनी है, बिल्कुल बैंक, लेकिन हमको तो रेरा की भी जरूरत नहीं। ये सब जो तमाम तरह के ऐसे ढूंढते हैं, चलते हैं प्लॉट्स, उसमें कितना प्रतिशत, कितना जेन्युइन है और कितना फर्जी? देखिए लव जी, फर्जी तो मैं नहीं कहूंगा कि फर्जी है, लेकिन आप मतलब एक जो अच्छे लोग हैं जिनको पैसे, अगर कोई 10 लाख या 15 लाख रुपए लगा रहा है, उसका पैसा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ना पड़े उस चक्कर में, क्योंकि जहाँ पे आप खुद आइडिया लगाओ, जहाँ पे चीजें आपको 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए मीटर में, वो आपको 10,000 15,000 रुपए का दे रहा है। अथॉरिटी तो बेवकूफ है नहीं, अथॉरिटी का भी रेट नहीं है ये, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है वो, तो उस पे ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। इससे बढ़िया आप गांव में चले जाओ, फिर उनके ही जो गांव है वहां बने हुए हैं, और एग्रीकल्चरल लैंड में चले जाओ, उससे वैसे कर लो। बट ये प्लॉटिंग में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, उसे फ्री होल्ड के प्लॉटिंग में है नहीं, आज हो कल हो वो भी हो। कोई फ्री होल्ड की प्लॉटिंग हो जी, जहाँ पे बैंक लोन कर रहा है जी, तो वो सही है? नहीं, बैंक लोन में भी आप डिपेंड करता है कौन सा बैंक लोन कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है
तो फिर एक बार को जा सकते हैं फ्री होल्ड में, बिल्कुल जा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर जा रहे, SBI ही अगर है उसने ओके कर रखा है तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकते। मतलब अगर आप कोई फ्री होल्ड का लैंड देखें, हाँ, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड कर रहा है, उसमें भी ना कई चीजें देखो, केस टू केस देखना पड़ता है, प्लॉट टू प्लॉट देखो, प्लॉट टू प्लॉट के प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट देख लो। SBI में भी अगर कोई बिल्डर चाहे, जैसे मान लो अगर आप बिल्डर हो और मैं अगर वो बैंकर हूँ, मान लीजिए मैं SBI हो गया, आप बिल्डर हो गए, तो आपने मेरे को 5 करोड़ रुपए की FD करा दी, लेट सपोज एक बात करते हैं, जैसे चलता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि बोल देते हैं कि SBI लोन आज हो रहा है, प्रोजेक्ट पे SBI लोन है। SBI आपके 5 करोड़ की FD के उस पे लोन दे रही है सामने वाले को, ना कि वो आपका प्रोजेक्ट देख रही है, ना कि प्रोडक्ट देख रही है, कुछ नहीं। आपने पैसा दिया, बिल्डर ने लेट सपोज पैसा दे दिया, क्यों? एक तो नाम हो गया कि SBI से फंडिंग है जी, तो कस्टमर को लगता है SBI है तो ठीक है, बट वो पीछे की कहानी कुछ अलग है। तो ऐसा भी होता है कई बार, हर बार नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी कई बार होता है ये। डेफिनेटली FD करके नहीं, हाँ वो बिल्कुल उसमें उस केस में, क्योंकि SBI को उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आपको SBI ना पेपर चेक करने की जरूरत हो, तो पहले ही पैसा गया हो उसमें से, आपको पैसा दे दिया उसने वापस, खत्म वो कहानी उसकी, वो ऐसे हो गई वो। अब ऐसा होता है तो वो उनके FD में से FD से एडजस्ट हो गया, डूब गया तो आपका पैसा गया, SBI का कुछ नहीं गया। तो SBI वो क्लियर है, SBI ने कोलेटरल भी नहीं लिया है ना वो किया है। SBI ने हाँ जरूर आपको लोन दिया, तो आपसे वो ले लिया, आपसे उसने ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो वो चीज है, ये भी होता है, बिल्कुल होता है। और मुझे इसके मैं संज्ञान में नहीं था, जी बहुत अच्छी बात बताई अमितेश जी ने जी, और इसका एक अलग रील कटेगा और लोगों में बटेगा, जिससे लोगों को ये पता चले कि कैसे SBI से आप कोई भी नॉन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। हाँ, बट ये सारे में नहीं होता, अगर नॉन अप्रूव्ड में SBI है तो आप उसको चेक करिए, SBI डॉक्यूमेंट के बेस पे है, प्रोजेक्ट के बेस पे है, या ऐसे FD के बेस पे है, वो चेक करिए आप। ये कैसे चेक किया जा सकता है? आप बैंकर से पूछिए सीधा, बैंकर को जवाब देना पड़ेगा उसमें। बैंकर ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो कर रहे हैं। जो बैंक वाला वहाँ बंदा होगा कि मैं लोन कर रहा हूँ, उससे पूछिए कि भैया आप किस बेसिस पे यहाँ पे लोन दे रहे हो। SBI ही एक ऐसी फर्म है, मतलब इसमें SBI ऐसा बैंक है कि जो कोई DSA और उसके थ्रू काम नहीं करता, डायरेक्ट बैंकर होगा उसका। अच्छा जी, तो डायरेक्ट अगर बैंकर होगा तो सारी चीजें आपको बताएगा। ये है बैंकर का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑथराइज्ड एम्प्लॉय होगा, ऑथराइज्ड कोई ना कोई, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, जो आपको उसके प्रोसेस और प्रक्रिया बताएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सवाल है उसके बारे में बिल्कुल बताएगा। अगर बिल्डर कहता है कि जे लाओ जी, हम बिल्डर में इन द सेंस जो फ्री होल्ड वाले, बाकी तो आप रेपुटेड बिल्डर से या अथॉरिटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उस पर तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो प्रोजेक्ट का फ्री होल्ड वाला कहता है कि जी हम करा के देंगे आपको, SBI से करा के देंगे, तो पहले थोड़ा सतर्क हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है जी। सो बढ़िया इंसाइट मिला आपसे। कुछ और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इसमें, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? अभी मैं नाम के बारे में बताना चाहेंगे आप जो अच्छे हैं? नाम रिलीव करना नहीं वो सही नहीं रहेगा, रिवील करना, नाम को रिवील करना ठीक नहीं होगा। तो बट अभी ऐसे ब्रांड आ रहे हैं जो अभी नोएडा में अच्छा काम किया हुआ है और बड़े ब्रांड है, मतलब वो आने वाले हैं। बिल्कुल और लोग उसमें रह रहे हैं और वो लोग लेकर आ रहे हैं एक बढ़िया 11.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे सेक्टर 22D में एक नया प्रोजेक्ट, जहाँ पे ऑल इंक्लूसिव रेट होने वाला है 8,000 रुपए का, बिल्कुल प्लस GST प्लस पोजीशन चार्जेस, और अच्छा रेट है अगर आसपास के दूसरे प्रोजेक्ट से मुकाबला में अगर कंपेयर किया जाए। लेआउट बहुत प्यारा है उसका, आपको पहले ही बता दूं, लोडिंग बहुत कम है उसकी, ठीक है, और उसका ओपन स्पेस भी बहुत अच्छा है। ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ कोई बात नहीं, 3-4 क्लब हाउस हैं इसके साथ में। तो अच्छा, एक और प्रोजेक्ट आजकल बड़ा चर्चा में है, नाम भी बड़ा डिफरेंट है, ऑरम एल्यूमिनाई अकॉर्ड। ये कैसा प्रोडक्ट है और आपका क्या इस पे दृष्टिकोण है? नहीं, प्रोजेक्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हैं, वो इनका कॉन्सेप्ट इन्होंने पकड़ लिया उसको, बिल्कुल। और 3 लिफ्ट दिया है, बहुत ज्यादा हाई राइज भी नहीं है, 21 फ्लोर की बिल्डिंग है इसकी, ठीक है। और 180 2 फ्लैट होने की वजह से 180 डिग्री का व्यू आता है पूरा उसका। एक फ्लोर जैसे पूरा, एक फ्लोर एक इस साइड हो गया उनका और एक फ्लोर दूसरे वाले का हो गया, ठीक है, पूरा 180 डिग्री आता है, ठीक है। और स्पोर्ट सिटी के अंदर है तो F1 सब पास में है, पूरा ग्रीनरी है, ग्रीनरी से बेहतरीन उससे तो कोई मतलब स्पोर्ट सिटी के अंदर तो जो भी प्रोजेक्ट है वो अपने आप में लग्जरी है। 2,60,70 लाख रुपए से स्टार्टिंग है, राइट। एक ही साइज है, 3,025 का एक ही साइज है, स्क्वायर फीट का 4 BHK का अपार्टमेंट है, बिल्कुल और बढ़िया डेक वेक एरिया है, पार्टी बढ़िया कर सकते हैं, बिल्कुल। तो और उनके 2 और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, 2 और प्रोजेक्ट आने वाले हैं, रेरा भी आ चुका है, बिल्कुल वो भी एक हफ्ते के आसपास में हम उसको ओपन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है? बढ़िया है कंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया। हाँ फुल फ्लेश काम में दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जो रेरा वाली डेट है इनका ऑपरेशन, ये कौन सी कंपनी है?
देखिए इन्होंने पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, हमने आज तक इनका नाम नहीं सुना। एक बात मतलब पता नहीं, सवालों का क्या जवाब देते हैं? ऐसे सवालों का जवाब ये देना पड़ेगा, एस भी नया था अभी, मतलब लेटेस्ट पुराने बिल्डरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एस भी नया था, आज वो अपने आप को साबित कर चुका है, उसके लिए कोई दिन ठीक है। ऐसे काउंटी ग्रुप भी नया था, डीएलएफ को बोल सकते हैं, हर व्यक्ति को नहीं, मैं पुराने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक टाइम की बात कर रहा हूँ, जो अभी लेटेस्ट जो आए हैं, तो 10 साल 15 साल से अच्छा काम कर रहा है, तो प्रूफ तो कर दे। आप पहले प्रोजेक्ट देखो, 100% पेड अप लैंड है, एसबीआई से अप्रूव्ड, ये एसबीआई से अप्रूव्ड, मैं आपको कह रहा हूँ जेन्युइन वाला, नहीं एफडी वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। रेरा में आप चेक करो, आजकल सबसे अच्छी बात क्या होगी, अगर कोई भी बिल्डर आ रहा है, एक तो ऐसे बिल्डर बन नहीं जाएगा, 100% पेड अप लैंड हो रही है, 70% एस्क्रो अकाउंट का पैसा, मतलब उस प्रोजेक्ट का पैसा उसमें यूज करना पड़ता है, 60 से 70% एज पर द रेरा, ठीक है। एक टाइम लाइन दिया हुआ है, उस टाइम लाइन से प्लस 6 महीने प्लस माइनस 6 महीने आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप टाइम ले नहीं सकते हो। अगर ले रहे हो तो हैवी पेनल्टी है, फिर हैवी पेनल्टी है, तो वो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ऐसी ओवरऑल बैठ, तो बिल्डर कोई नहीं चाहेगा कि नुकसान में जाए। बिल्कुल, अभी जैसे वीवीआईपी नमा है NS24 पे, बिल्कुल, जो रेरा के डिलीवरी टाइम से 2 साल पहले बिल्कुल पोजीशन देने जा रहा है, उसने काफी कॉस्टिंग बचाई, बिल्कुल, हर साल 6% का इन्फ्लेशन बचता ही है, वो बच रहा है, बचता ही है, बिल्कुल बचेगा। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ लो, अगर कोई 2 साल 3 साल प्रोजेक्ट खींच जाएगा तो प्रॉफिट ऐसी बिल्डर का खत्म हो जाता है, तो कोई बिल्डर चाहेगा नहीं आज की डेट में, जो अगर ढंग से काम करने वाले हैं लोग, तो कोई नहीं चाहेगा नुकसान हो। मतलब इस पूरे संवाद का मतलब ये रहा, निष्कर्ष ये निकला कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, दिल्ली एनसीआर में हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आने वाले भविष्य जो यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में आ रहा है, वहां पे तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर प्लॉट नहीं मिल रहा है तो बढ़िया अपार्टमेंट लें, कम से कम रेट वाले लें, 3 BHK प्लस स्टडी वाले लें, 1500 से 2200 का साइज आइडियल होगा मुझे लगता है, जिसमें बेचना एग्जिट करना आसान होता है, लोगों की डिमांड ज्यादा रहती है। बहुत बड़े साइज में लेकर आप फंस सकते हैं, बेहतर होगा कि 3 BHK या 3 BHK प्लस स्टडी का साइज, स्टडी फिर 4 BHK। अब जब लग्जरी की तो कोई लिमिट नहीं है, जाना चाहे लग्जरी में चले जाए लोग, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसके पास पैसा है लग्जरी में जाना चाहे वो चले जाए। और अमितेश पांडे जी बलिया के रहने वाले हैं, मैं भी बलिया का रहने वाला हूँ, और हमारा पहले से कोई ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन एक दिन किसी के रेफरेंस से हम लोग मिले, हमारी बातें शुरू हुई, और उन बातों में पता चला कि अमितेश जी के पिताजी भी बलिया में वकील हैं, एडवोकेट हैं, और मेरे पिताजी भी बलिया में एडवोकेट हैं, और फिर पता चला कि हम दोनों सेम गांव से हैं, और फिर ये पता चला कि हमारे पिताजी और उनके पिताजी के बड़े मधुर संबंध हैं। तो नोएडा कभी कभी जब आते हैं तो लगता है कि बलिया वालों ने नोएडा पे भी आधिपत्य जमा लिया है, और लीड जनरेशन की दुनिया में हम आधिपत्य जमा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेल्स में पहले टॉप 5 में आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी रहे, और उसके लिए जिस तरह की भूमिका हमारी होगी हम करेंगे। तो हम और आज अमितेश जी बैठकर हम लोगों ने आगे की प्लानिंग करी, नए लॉन्चेस के बारे में बात की, हमने कई सवाल पूछे, उसके जवाब मिले, और उम्मीद है कि इस पूरे कम्युनिकेशन से, इस पूरे वार्तालाप से आपको कुछ तरह के कुछ इनपुट्स मिलेंगे। हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हों, हमने कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी दिया। आज जब रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं तो कोई एजेंडा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और हम भी अगर मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा एक चीज मतलब आपकी बीच में जो काम होगा, जो भी जैसे हमारे थ्रू जो भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं या जो आगे जुड़ेंगे, जो भी, बस एक ही चीज की सोटी में देता हूँ, और मेरा कंपनी का यही उद्देश्य भी हमेशा रहा है, चाहे इंडिविजुअल भी काम किया तब भी, आज कंपनी चला रहा हूँ तब भी, नीट एंड क्लीन काम हो, बिल्कुल ईमानदारी से काम हो, जो है वो बता के काम करेंगे, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, आपको बता दिया जाएगा। पहले आएंगे और बोलेंगे ये कि एसबीआई से फंडेड है, तो आपको ये भी बताएंगे कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे फंडेड है कि 5-10 करोड़ रुपए का देके, और क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल होता है एफडी कराते हैं, एफडी करा के, तो आपको बैंकर से पूछे ना पूछे, अमितेश जी आपको ये बात साफ बता दें। जी। तो बढ़िया बातचीत रही, और अमितेश जी ने हमें समय दिया, हमारे साथ बात की, हमारे सवालों का जवाब दिए। इन सारे वक्त और सवालों के जवाब देने के लिए इनको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार हम फिर किसी बड़े स्टूडियो में और इस सवाल को, इन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। ये एक ऐसे ही था, हम बैठ गए, क्योंकि पूरे दिन हमने यमुना बात की, तो हुआ कि भैया कुछ सवाल हैं वो पूछ लिए जाएं, कुछ सवाल हैं वो रिकॉर्ड कर लिए जाएं, जिससे कि आप ये नहीं कहेंगे कि जी मैंने तो बोला था कि नहीं ये प्राइस। हाँ जी भैया, वो थोड़ा मेरे बारे में अच्छा बोल लीजिएगा, 50 लीड एक्स्ट्रा दे देंगे। अरे उसकी बात नहीं है, क्या मजाक कर रहा था मैं, इस तरह के घूस या इस तरह का ब्राइब मैं नहीं करता जी।
अमितेश जी यहाँ बैठे हैं और मैं इनको कोई एक्स्ट्रा लीड नहीं दूंगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आज रीति एडवर्टाइजिंग जो आज रीति कनेक्ट लिमिटेड हो गई है, हम लोग पिछले 8-9 महीने से साथ काम कर रहे हैं, तो सर आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है। बहुत सारे ब्रोकर्स 90% ब्रोकर 10 बुकिंग होती है तो 2 बताते हैं, उनको लगता है कि मैं ज्यादा पैसे मांग लूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप पैसे देने के साथ साथ हमारी तारीफ करते हैं तो हमारा मोराल बढ़ता है। तो अमितेश जी आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज साझा करिए। नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और मैं ये तो नहीं कहूंगा मतलब पूरा 100% की सही, बट 70-80% का रेशियो इनका बहुत सही रहता है। ये बिल्कुल 60% तो देखिए हमारा, मतलब मैं कह रहा हूँ 70-80%। मैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट में 40 भी हुआ है, 50 भी हुआ है, बट उस अपनी तरफ से पूरा आप मेहनत करते हो। दूसरी बात रही जो छुपाने वाली बात, तो बहुत अच्छा रेशियो बुकिंग का आता है। अगर आपके इनकी लीड से अगर विजिट हो गई तो वो डमी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि विजिट लोग करवा देते हैं, चलते हैं वेंडर, ऐसा भी होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, डमी कॉन्सेप्ट चलता है, वेंडर ऐसा भी करते हैं, डमी चलाते हैं, आपको बात भी करा देंगे, 1 महीने तो बात करने में टहलाएगा वो कस्टमर आपको, उसके बाद फिर पीछे पड़ेंगे तो आ जाएगा, उसके बाद फोन उठेगा नहीं आपका। तो बट इनके अगर विजिट का रेशियो अगर ठीक है आपकी लीड से, इनकी लीड से बहुत अच्छा है, तो क्लोजिंग आ जाती है बहुत अच्छे से। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स, बाकी हाँ बाकी तो सारी चीजें सेल्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो पिछले 5 साल से अटका है ना, तो उसकी तो कोई लोग जाके ऑनलाइन गूगल रिव्यूज में गालियां लिखें तो भाई ना बिकेगा, हाँ लेकिन विजिट जरूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए मुझे मेरा देखिए मैं पिछले 4-5 वर्षों में हम लोगों ने काफी काम किया है और अपने आप को काफी इम्प्रूव किया है। मुझे एक समस्या मेरी अभी जो और लोगों के साथ आ रही है वो वॉल्यूम की रहती है। अमितेश जी के साथ भी समस्या मेरे साथ बिल्कुल रहती है। इनको 40 लीड पर डे चाहिए, हम 20 ही दे पाते हैं, हम 22 ही दे पाते हैं, 25 ही दे पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन लीड बढ़ाने की प्रक्रिया में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम 4 और लोगों को चला रहे हैं, बिल्कुल, मतलब अगर मान लीजिए इनको 10 लीड पर डे चाहिए, मैं 50 लीड पर डे निकाल रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन और जो दूसरे तथाकथित पोर्टल्स हैं उनकी तरह मैं कोई लीड किसी को नहीं देता, जिसकी लीड है वो उनको जाती है, बिल्कुल, और रियल टाइम में जाती है। और रेयर ही कभी ऐसा होगा कि क्लैश मिलेगा, और मिलेगा भी तो वो ऑर्गेनिक क्लैश है। एक बंदा 4 जगह 3 जगह इंक्वायरी कर दिया, और वो भी अगर मतलब आज तक जो ऑब्जर्व किया मैंने, आपको मतलब सच्चाई बता रहा हूँ, मैं 2-4 वेंडरों का नाम नहीं लूंगा, वैसे किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आपकी लीड के साथ बिल्कुल डेफिनेटली है। अगर मैंने 24 घंटे मिस भी कर दिया उस लीड को कॉल करने में, 24 घंटे बाद कॉल किया तो भी वो क्लैशिंग नहीं होती। ये नहीं कहता कि नहीं मैंने क्वेरी नहीं करी है, या मेरी बात हो चुकी है डेफिनेटली। तो इससे बड़ा थोड़ा सा जेन्युइन लगता है कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। बड़े साधारण से आदमी है और बड़ा सस्ता सा लीड देते हैं। अभी भैया बता रहे थे कि कोई एक कंपनी है जो जिसके बारे में बात संवाद चल रहा था, तो इन्होंने बताया कि यार वो तो बड़ी महंगी लीड देता है। हमको ये लगता नहीं है कि भैया 200 की लीड निकाल के 400 में बेच दीजिए, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ लोग 200 रुपए की लीड निकाल के 1000 में बेचते हैं, बिल्कुल, और फिर बोलते हैं कि अजी हम तो एक्सपेंसिव हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप समझे नहीं उसमें होता क्या है, रेशियो वाली बात है बस। वो क्या कहते हैं कि जी मैं आपको 60-70% बिल्कुल गारंटेड मैच कराऊंगा। वो क्या होता है वैसे, क्योंकि मैं रियल एस्टेट का हूँ, लेकिन काम करने के लिए लीड पे इतनी वर्किंग करी है कि थोड़ा आइडिया मुझे हो गया है, तो इसलिए लीड में तो मैं नहीं मात खाता हूँ जल्दी। करते क्या हूँ जनरली, सीपीएल जो भी बोलते होंगे आपकी लैंग्वेज में, तो सीपीएल कॉस्ट पर लीड जो बोलते हैं सीपीएल के, तो लीड उनके पास भी उतनी आ रही है, बस वो क्या करते हैं अपने बैकएंड टीम से कॉल करवा लिया, उनके पास 10 लीड आई, 10 में से 1 किया, तो कॉस्टिंग वही जोड़ के आपको 1 लीड का कॉस्ट वही लगा देंगे, हुआ वही। तो वो डेटा पे कॉलिंग करते हैं, डेटा पे कॉलिंग सर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, एक बार बात तो कर लीजिए। राइट, क्योंकि कई ऐसे एजेंसीज हैं वो क्या करती है, लीड जनरेट करती है, फिर बात करते हैं, फिर क्वालिफाई करते हैं, फिर वो लीड फिर आते हैं, और उसी में डमी भी आती हैं, वो बात करता रहेगा। और मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं जी, ये काम हमने भी किया जी। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे 10 साल के अनुभव से जी, कि एक लीड जनरेट होता है जी, और उसपे एक नॉन कॉम्पिटेंट बंदा जी कॉल करता है कि हेलो सर, माय नेम इज आलोक एंड आई हैव रिसीव्ड इंक्वायरी फॉर एलिटेक्स और गोदरेज मैजेस्टी सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द सीआरएल टीम, वेदर वुड यू लाइक मी वांट मी टू कनेक्ट विद द सेल्स पर्सन। बोलेगा यस यस प्लीज। तो उस प्रक्रिया में लीड डेट हो जाता है, बिल्कुल। ऐसा कोई भाई 4 करोड़ का अगर कोई घर ले रहा है, 3 करोड़ का फ्लैट ले रहा है, वो आम आदमी तो है नहीं भाई, टॉप 1% 2% में है। अगर वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो टेलीकॉलर, वो ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि टेलीकॉलर की कॉल आएगी, वहां पे कॉल आना चाहिए अमितेश जी का, और फिर वो सवाल पूछना शुरू करे, अमितेश जी का है या मेरी टीम से सेल्स हेड का है, जो भी है, हाँ वही वाला। एक लीड जो आई और पहली कॉल अमितेश जी ने की और पहली कॉल एक टेलीकॉलर ने की, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, और उस प्रक्रिया में आदमी ऑफेंड होता है। आज के समय में अगर आप सोच लेंगे कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, कहीं इंक्वायरी नहीं करेंगे,
तो भी हम आपको कैप्चर कर लेंगे, तो भी आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगे। तो इस कट थ्रोट कंपटीशन में द आइडियल थिंग इज गेट द लीड्स इन द रियल टाइम and assign it to the most experienced guy in your team, right? You are spending a lot on the leads and it's your responsibility to get the best out of it. हाँ, अगर उस प्रोजेक्ट की लीड बता, आपको ही पता होगा कि आपका सेल्स पर्सन कैसा है, वालों जी होता होगा, आपको पता होगा आपके यहाँ कौन सी टीम कैसे काम है। तो अगर वो उस प्रोजेक्ट की लीड अच्छे वाले को देते हैं, अगर उस प्रोजेक्ट की लीड अगर उस प्रोजेक्ट की पर्टिकुलर लीड उस टीम को नहीं गई, या उस जो बंदा जो जितना काम कर सकता है उसको नहीं गई, तो वो ऐसे ही आपकी डेड है लीड, फिर कोई फायदा नहीं है। आप उसके बाद दोबारा से उस टीम को दोगे, वो कॉल कर चुका होगा, तो रिजल्ट नहीं निकलना है। तो ये हम लोग टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखिए ऐसा है कि जब दो लोग एक साथ काम करते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी लीड दे रहे हैं, भैया पैसा कमाए हैं, हम बलिया कहें वो ठीक है, वो संबंध अलग है। लेकिन अगर हम लीड जनरेट करते और भैया एक भी ना बेच पाए होते, तो वो संबंध, मैं बता रहा हूँ इतना मुस्कुरा के बात नहीं करते ना, संबंध अपनी जगह पे है और 8-9 महीने से मैं पैसे थोड़ी खर्च कर रहा था, फिर क्यों, फिर वो सारी चीजें भैया मुस्कुराते अलग बात है। लेकिन जब आदमी कोई इनफैक्ट मुझे तो अफसोस होता है कि हम लेट टकराए, थोड़ा लेट मिले, लेट मिले। आप सोचिए एक जगह का होके हम लोग लेट टकरा रहे हैं, पहले टकराए होते तो काम तो बहुत बढ़िया काम हुआ होता। बिल्कुल। तो भैया का हम लोग आरओई, मैं एग्जैक्ट तो नंबर्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन रफली आप ये समझिए कि अगर इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं तो ये 80 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं भैया, करेक्ट? बिल्कुल ठीक है, ये रेशियो है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी बोलना आजकल खतरनाक होता है, ये सब चीजें सही, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। हो सकता है कि 10,000 देके 80,000 कमाए हो, बिल्कुल बात ठीक है। हाँ, ये रेशियो ठीक है, ये रेशियो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब 10 से 80 बोलने पर अच्छा नहीं लगता ना भैया। एक बात कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर हमारे साथ काम करेंगे तो 1:8 का रेशियो मिलेगा, नेट सेल में बात ये है। बिल्कुल। तो भैया थैंक यू, आज दूसरा टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने ये अब प्रोसेस स्टार्ट किया है कि भैया अब कोई भी कस्टमर आएगा ऑफिस में बिना टेस्टिमोनियल लिए नहीं जाएगा।